अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और एपिसोड के अंदर लेट्स राइज की आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हसीना मोइन मौजूद हैं, और मेरे साथ आज को होस्ट कर रही हैं सदफ ताहिर। Assalamualaikum everyone. Welcome Hasina. अस्सलाम वालेकुम। हसीना मोइन का शुमार पाकिस्तान की एक नामवर ड्रामा निगार शख्सियत में होता है। इन्होंने जो प्ले लिखा खूब लिखा, जो तहरीर लिखी खूब लिखी, और अपनी तहरीर और अपनी तसनीफ से पाकिस्तान की एक नामवर हमारे सामने आर्टिस्ट बन के सामने आई, और माशाल्लाह 50+ ईयर्स से इस शोबे से वाबस्ता हैं और ख़िदमत अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला, और इनके बेशुमार प्ले हमने बार बार देखा और आज भी लोग इनके प्लेस को देखते आ रहे हैं। हम तहे दिल से मशकूर हैं कि आज हसीना आपा ने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें लेट्स राइज प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू यू, एंड अगर आप कुछ शुरुआत में बोलना चाहें तो प्लीज। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इतना लंबा तारुफ कराने का। मुख्तसरन अर्ज ये है कि मैं बिल्कुल तुम लोगों की तरह की एक इंसान हूँ। बाज़ वक्त इंसान को मौका मिल जाता है और वो जो भी उसका शौक होता है। सदफ का शौक पेंटिंग है, मेरा शौक भी पेंटिंग था, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया बीच में। और उसके बाद इत्तेफाक से मुझे ये चांस मिला कि मेरी उस्ताद ने, मेरी टीचर जो थी मिसेस हक्की, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक ड्रामा लिखो, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान से एक सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया है कि तमाम कॉलेजेस एक एक ड्रामा लिख के भेजे 20 मिनट के। अब जाहिर है वो 20 मिनट का ड्रामा लिखना कोई आसान काम नहीं होता। तो मैंने कहा कि जी मुझे तो लिखना ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो आप वॉलपेपर मैगजीन पर बेतुके मज़ामीन लिखती रहती हैं मजाक में, तो उसी तरह का कुछ लिख दो। तो खैर मैंने 2-2.5 दिन में एक 20-25 मिनट का प्ले लिख के भेज दिया। वहां पे बाज़ वक्त अल्लाह साथ देता है, आपकी लक काम आती है, आपको ब्रेक मिलता है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरा वो ड्रामा आगा नासिर साहब के हाथ में पड़ा, और चूंकि वो बेहद अच्छी कॉमेडी मजे की थी, उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा ये मैं करूंगा। और जाहिर है आगा साहब का डायरेक्शन बहुत अच्छा होता था। तो जब उन्होंने किया तो उस ड्रामे को फर्स्ट प्राइज मिल गया, और फर्स्ट प्राइज मिल गया तो फिर हमारे कॉलेज की भी धूम हुई। लेकिन उसमें एक मजे की बात ये हुई कि जब वहाँ के जो एमडी थे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि देखो बात ये है कि किसी लड़की के हाथ का लिखा हुआ नहीं, ये उसने किसी से लिखवा के भेजा है। तो ये आपने गड़बड़ की है कि आपने तहकीक किए हुए बगैर इसको चला भी दिया और अवार्ड भी दे दिया। अब उन्होंने मेरी प्रिंसिपल से पूछा, प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं जी ये तो यहाँ लिखती रहती है। तो हमारी उर्दू की प्रोफेसर ने, जो कि खुद बहुत बड़ी अदीबा है, उन्होंने ये लिखवाया था, तो आप चाहे तो आके मिल लें। तो 2 साहिबान आगा नासिर साहब और जाकिर हुसैन साहब आए हमारे ऑफिस में कॉलेज के। मैं सेकेंड ईयर में थी। तो उन्होंने मुझे बुलवाया, तो उन्होंने कहा कि बीबी ये आपने किससे मदद ली थी? मैंने कहा मदद तो मैंने किसी से नहीं ली थी, सलमा आपा ने कहा था कि एक ड्रामा बना दो मजाहिया सा, तो मैंने लिख दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, किसी बड़े से आपने मदद ली थी, किसी ने आपकी मदद की थी? मैंने कहा नहीं, मैंने तो किसी की भी मदद, मतलब मेरे घर से तो किसी ने भी मदद नहीं की और कॉलेज से कोई करने वाला नहीं था। और दूसरी बात, फिर मुझे एकदम जलाल आ गया और मैंने कहा बात सुने, ये जो अवार्ड मुझे मिला था ये यहीं रखा हुआ है अभी ऑफिस में, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप ले जाइए इसे।
बेचारे बहुत हंसने लगे, कहने लगे नहीं ये बात नहीं है, यकीनन तुम्ही ने लिखा है, अब यकीन आ गया हमें। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं स्टूडियो नंबर 9 के लिए कुछ ड्रामे लिखूं। तो उसके बाद मैंने स्टूडियो नंबर 9 उस जमाने का बेहतरीन चैनल था रेडियो का, और रेडियो ही था उस वक्त, तो उस पे ड्रामा लिखना बहुत बड़ी बात होती थी। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की लड़की अगर उसके लिए लिखे तो बहुत मतलब फखरिया बात थी। खैर बहरहाल मैंने उसमें 8-10 ड्रामे लिखे जो बड़े मशहूर हुए। उसके बाद मैं एमए में चली गई तो मैंने लिखना छोड़ दिया, 2 साल मैंने कुछ नहीं लिखा। उसके बाद कराची में जब टीवी आ गया और चल पड़ा तो यहाँ पे जो एमडी थे उन्होंने मुझे बुलवाया और एक ड्रामा उन्होंने रेडियो का लिया और उन्होंने कहा जी ये रेडियो का एक ड्रामा है जो आपने लिखा था, हमें बहुत अच्छा लगा है, इसे आप टीवी के लिए लिख दीजिए। मैंने कहा जी रेडियो के लिए लिखना तो फिर भी आसान होता है क्योंकि आप के इमेजिनेशन होता है, आप लिखते चले जाते हैं, रेल पे चले जा रहे हैं और कुली आ गया और ये आ गया और वो हो गया, कुल्फी खा रहे हैं सब, टीवी पे आप लोग कहाँ दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हम कुछ कर लेंगे, आप इसे कर दीजिए और इस तरह कीजिएगा कि टीवी पे चल सके। तो वो ड्रामा मैंने टीवी के लिए लिखा था। रेडियो पे उसका नाम था भूल भुलैया और टीवी पे उसका नाम रखा गया था नया रास्ता, जिसमें नीलूफर अलीम थी और शकील थे। उसके फौरन बाद उन्होंने कहा कि ईद आ रही है, अब आप ईद के लिए एक प्ले लिख दीजिए। अब ईद के लिए मैंने कहा ईद में तो कोई ऐसी बात नहीं। जी ये इफ्तिखार आरिफ ने रिक्वेस्ट की थी आपसे? ये कंवर आफ्ताब साहब ने, कंवर आफ्ताब साहब, वो उस वक्त जीएम थे वहां के। तो मैंने कहा जी वो ईद में तो कोई खास ऐसी बात होती नहीं है। तो उन्होंने कहा जैसे भी होती हो आप लिखिए मजेदार बना के। वो मैंने लिखा था जिसका नाम था हैप्पी ईद मुबारक। अब हैप्पी ईद मुबारक लिख के मैं फंस गई क्योंकि अव्वल तो उसको अवार्ड भी मिला। अवार्ड का मतलब ये है कि उन्होंने बाकायदा, यानी आप उस जमाने में इतनी इज्जत अफजाई होती थी जो अब नहीं होती। उस जमाने में इतनी इज्जत अफजाई होती थी कि बाकायदा पूरा टीवी का अमला आया, डायरेक्टर्स आए इस्लामाबाद से, एमडी आए और उन्होंने हम सबको अवार्ड दिए। अवार्ड क्या थे? छोटे छोटे लिफाफों में 200 रुपए रख के सबको दिए गए थे। वो मैंने लिफाफा काफी अरसे तक रखे रही क्योंकि वो मेरा पहला इनाम था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप अजीम बेग चुगताई की एक किताब है उस पे फ्री एडेप्टेशन कीजिए और उसको लिखिए। फिर मैंने शहजोरी लिखा और शहजोरी खुशकिस्मती से बहुत कामयाब रहा। नीलोफर थी, शकील थे, उसको डायरेक्ट किया था मोहसिन अली साहब ने। तो ये सारे लोग जब मिल जाते हैं, असल में टीवी ड्रामे में ये होता है कि अगर आपकी लक अच्छी है और आपने मेहनत की है और आपको अच्छे लोग मिल गए हैं तो सब मिलके जो काम होता है वो बेस्ट होता है। और अगर आपने लूप होल्स छोड़ दिए हैं, डायरेक्टर अच्छा नहीं है, राइटर अच्छा है, आर्टिस्ट में से 2-4 अच्छे हैं, 2-4 अच्छे नहीं है, तो फिर काम नहीं चलता, फिर वो ड्रामा जो होता है वो फ्लॉप होता है। तो इत्तेफाक से मेरी लक थी कि मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर मिले जिसमें मोहसिन अली साहब का नाम है, शिरीन अजीम का नाम है, सायरा काजमी का नाम है, शोएब मंसूर का नाम है, शहजाद खलील साहब का नाम है। अब ये सारे टॉप के डायरेक्टर थे और जहीर खान थे। तो इन लोगों ने जो कुछ मैंने लिखा उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की और कास्टिंग में हम साथ होते थे।
राइटर और डायरेक्टर साथ होते थे और जो जिस किरदार को हम चुनते थे वो हमारे ख्याल में, मतलब मुझे ये होता था कि मैंने जो कंसीव किया है वैसा ही किरदार आए। तो उसके लिए जैसे नीलोफर थी, नीलोफर शेजोरी बन गई। उसके अलावा बीना अंकल उर्फी में सीधी सादी मासूम सी लड़की थी। रूही बानो एक चंचल सी शौक सी लड़की थी। बिल्कुल, आपके आपके सारे कैरेक्टर्स इतने मजेदार है। अच्छा, सबसे पहले मैं बहुत देर से बोलना चाह रही हूँ और वो ये कि आई रियली फील प्राउड हसीना आंटी को मेरे हमारे प्लेटफॉर्म पे लाके लेट्स राइज, क्योंकि हसीना आंटी, हमें अपने सारे ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि इज माय फुप्पो, और सिर्फ फुप्पो नहीं बल्कि बहुत दिल से अजीज जान फुप्पो। तो इनके पास टाइम बहुत कम, बड़ी मुश्किल से इन्होंने आज टाइम निकाला है हमारे लिए, और जिसके लिए मैं बहुत आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो आप बातें बता रही हैं ये इतनी ऐसी हैं कि इसके लिए हम अगर बैठ के इस पे हम एक एक कैरेक्टर को डिस्कस करें, क्योंकि हर कैरेक्टर बहुत हो नहीं अमेजिंग है आप, सकता। तो वो बहुत टाइम चाहिए। और मैं ये पूछना चाहती थी सीना आंटी कि जो आप लोगों के सबके नाम आपने बताए, डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, और जितने एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ के हुए, तो ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि सारे लोगों ने और एक्सपीरियंसेस ने हसीना मुइन को शेप किया। जो हसीना मुइन, आप देखिए उस जमाने के लोग कितने अच्छे होते थे कि हमारे इतने अच्छे डायरेक्टर थे, और ड्रामे का नाम जब जाता था तो वो मेरे नाम से जाता था, हसीना मोइंस अनकही, हसीना मोइंस परछाइयां। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये तो हमारा डायरेक्टर का होता है ड्रामा। इतने अच्छे लोग मुझे मिले, ये किस्मत की बात होती है कि बाज़त किस्मत ऐसे लोगों को मिला देती है कि जो बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं और वो इतने प्यार से काम करते हैं और प्यार से काम लेते भी हैं और सख्ती से भी। मैं आपको बताऊं, मोहसिन साहब बहुत स्वीट आदमी थे। तो वो शीरिन को जब होता था कुछ के कोई सीन थोड़ा सा कमजोर है तो वो कहते थे हसीना ऐसा करते हैं कि ये दोबारा लिख लो, इसमें मुझे लग रहा है कि ये दोबारा लिखा जाएगा तो इससे अच्छा लिखा जाएगा। तो मैं कहती थी अच्छा लिख लूंगी। मोहसिन साहब को जब कहना होता था तो वो दूसरी तरह कहते थे। वो कहते थे वाह वाह बहुत अच्छा लिखा है तुमने, शाबाश शाबाश बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा करो हसीना कि इसको एक दफा और लिखो तो और अच्छा हो जाएगा। अब मैं समझती थी मतलब क्या है इसका, लेकिन ये कि अब लोगों की बात होती है कि आपके साथ जो लोग थे वो कितने प्यारे लोग थे और उन्होंने आपको कितना एनकरेज किया, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी से आई थी, मतलब मेरी तो वो हैसियत भी नहीं थी कि मैं ड्रामे लिखती, लेकिन उन लोगों ने इतना एनकरेज किया और इतने मेहरबान थे कि वो एक के बाद जैसे ही ड्रामा खत्म होने लगता था फौरन वहां से हेडक्वार्टर से ये आ जाता था कि आप सोच लीजिए कि अगला ड्रामा आपको क्या लिखना है। तो ये बातें जो थी ये बड़े लोगों की बातें थी और उस जमाने के लोग बड़े ट्रेंड लोग थे, बहुत ड्रामे को पहचान थी उनको और वो समझते थे कि ड्रामा क्या चीज होती है और कैसे किया जाता है और कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो उससे मुझे फायदा हुआ है, उससे मुझे फायदा हुआ। और आई थिंक जिस दौर की आप बात कर रही हैं वो तो गोल्डन दौर वो था। golden। उसमें जो काम कर रहा था उसको इतना कुछ सीखने को मिल रहा था कि इतने क्लास के लोग मौजूद थे, और पीटीवी का वन ऑफ द गोल्डन टाइम्स, एंड वी आर राइट नाउ प्राउड कि गोल्डन। आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपकी जिंदगी से कुछ सबक सीख लें तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है सीना आपा कि आपके बेशतर ड्रामों में शकील साहब को हमने देखा मरकजी किरदार के अंदर, चाहे वो अंकल उर्फी हो चाहे कोई और ड्रामे हो, तो क्या उस वक्त उनसे ज्यादा हसीन कोई मेल एक्टर नहीं था या ही वाज द बेस्ट इन एक्टिंग? नहीं उस बाकी नहीं था। शुरू में शकील को हमने लिया था नया रास्ता में,
फिर उसकी एक्टिंग भी अच्छी थी, शक्ल भी अच्छी थी, और उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी थी, नीलोफर की और शकील की। तो सही। उसके बाद जब हमने हैप्पी ईद मुबारक किया तो भी उनको लिया, फिर शहजोरी किया तब भी उनको लिया, फिर अंकल उर्फी किया तो नीलोफर तो नहीं थी उसमें, लेकिन शकील थे। अच्छा, उसमें शकील का एक मजे का वाकया था कि जब शकील को मैंने और शीरी ने तय किया कि शकील करेंगे, शकील बहुत अच्छे ड्रामे कर, मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, तो शकील कर लेंगे। शकील को बुलाया गया, उनसे कहा गया, शीरीन ने बात की कि शकील, हम आपको नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको अंकल उर्फी में हीरो बना रहे हैं। शकील बड़े खुश हुए, कहने लगे हाँ जरूर, आप कहेंगी तो भला मैं इनकार करूंगा। तो शीरीन ने कहा कि उसमें बस एक बात है शकील, कि आपको विग उतारना पड़ेगी। आप, शकील ने कहा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा ये आपकी जो विग लगी हुई है ना, अच्छा मैं इतनी बेवकूफ थी, मुझे पता भी नहीं था कि इनके विग लगी हुई है, लेकिन शीरीन को, मोहसिन साहब को पता था। उन्होंने कहा कि ये विग उतारना पड़ेगी क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये इंसान जो है, ये लड़का जो है, ये बाहर पढ़ने गया था और ये काफी अरसे बाहर रहा और ये शादी से इनकार कर रहा है, तो बड़ा हो गया है, मतलब ओवर 35 हो गया है, तो अब इसके लिए लड़की मिलना मुश्किल होगी, तो वो कॉमेडी बनेगी। अब ये ये बड़े हैं और लड़की छोटी होगी, तो जो कुछ भी होगा तो कहानी तो बाद में बनती है। शकील ने कहा नहीं जी, मैं विग नहीं उतारूंगा, क्योंकि अगर मैंने विग उतार दी तो फिर उसके बाद मैं हीरो नहीं बन सकूंगा। सब लोग मुझे कहेंगे अंकल उर्फी, सब अंकल कहना शुरू कर देंगे। तो शीरी ने कहा भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, आप आर्टिस्ट है, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप एक दफा अंकल बन जाएंगे, दोबारा फिर आप अपने उसमें आ जाएंगे। खैर बहुत उनकी खुशामद करके उनको राजी किया गया था, तब वो बने थे अंकल उर्फी। वैसे उस जमाने में सीना आंटी ये चीज बड़ी जबरदस्त होती थी कि हर चीज पे बहुत फोकस्ड होते थे कि अगर नेचुरल लगना है बस ड्रामे में वो कैरेक्टर को बहुत उस तरह से लिया जाता था, तो ये चीज बड़ी अमेजिंग थी। हर चीज नेचुरल हो, कपड़े अगर आप मिडिल क्लास के हैं तो आप तो कपड़े वैसे ही पहनेंगे, आप इस तरह नहीं कि बन सच के चौथी का जोड़ा पहन के आ जाएंगे, आप वैसे ही सीधे सादे कपड़े पहनेंगे और सीधे सादे घर में रहेंगे। घरों में कोई ऐसी खास चीजें भी नहीं होती थी, टीवी के पास भी नहीं होती थी, प्लास्टिक की प्लेटें होती थी और सादी हर चीज होती थी। अच्छा सीना, इसी पे अब हम आते हैं थोड़ा ये कि बीइंग अ वुमन, आपने जितनी स्ट्रॉन्ग औरत दिखाई है अपने कैरेक्टर्स में, और जितनी आप खुद स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत सी लड़कियों की तो आप आइडल है और लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए औरत को, तो आपकी जिंदगी में क्या कुछ हर्डल्स है और उसको आपने कैसे ओवरकम किया, या किस तरीके से आप बताएंगी हमारी खवातीन को भी, जो हमारी ऑडियंस है उनको भी, कि भाई किस तरीके से हर्डल्स को फेस करना चाहिए स्ट्रांगली? देखो, शुरू से मैं काफी हठधर्म थी, जिद्दी थी और अपनी बात मनवाने की आदी थी। ये तो बात तय है, घर वाले जानते हैं। मेरी वालदा बहुत स्ट्रिक्ट थी, डिसिप्लिनेरियन थी, उनको डिसिप्लिन इतना सख्त होता था कि कोई उनके आगे चू नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद मैं डंडी मार जाती थी, कभी इधर उधर भाग लिए, कभी कुछ कर लिया। तो अम्मा की बात को भी हम, क्योंकि अब्बा हमारे बहुत स्वीट थे और वो हमेशा बचा लिया करते थे, मतलब एक तो हमारे यहाँ ये दस्तूर था, और तुमको भी पता होगा कि हमारे यहाँ ये है कि बेटी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको सजा देना है, कोई गलती हो गई है बेटे से, तो आप बेटे को सजा दे सकते हैं,
उसको मार सकते हैं, लेकिन बेटी से सजा हुई है, बेटी ने गलती की है, तो आप उसको समझाएंगे, बताएंगे कि सही बात क्या है, डांटेंगे, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे कभी। ये हमारे यहाँ का एक उसूल था जो अब तक चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब मेरा दिल चाहता है कि ये आगे चलता रहे। दूसरी बात जो तुमने कही है भी कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। शुरू में मेरी वालदा किताबें बहुत पढ़ती थी, उनकी लाइब्रेरी थी, तो उन्होंने हमें भी किताबें पढ़ने के लिए ला के दी थी। बच्चों की किताबें थी, जब बच्चों की खत्म हो गई तो मैंने बड़ों की भी पढ़ना शुरू कर दी थी। तो उसमें मुझे अंदाजा हुआ कि पुराने जमाने के जो राइटर थे वो यूजुअली औरत को बड़ा कमजोर दिखाते थे, यानी ये दिखाते थे कि औरत का रुतबा जो होता है वो हमेशा कमतर होता है, और अगर मियाँ कुछ कहे तो वो टाल नहीं सकती, बाप कुछ कहे तो मना नहीं कर सकती, भाई कुछ कहे तो उसको वो करना ही करना पड़ता है, क्योंकि माँ का हुक्म है कि भाई के लिए इस्त्री भी करके दो, उसको खाना भी गर्म करके दो। ये हमारे यहाँ कोई रवाज नहीं था कि भाई को खाना गर्म करके दो। तो घर से इंसान सीखता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैंने पढ़ी, तो एक दिन मैंने अम्मा से सवाल किया था कि अम्मा ये तो बड़ी गलत बात है कि एक औरत जो है वो बेचारी काम भी कर रही है, बच्चे भी पाल रही है, और उसका मियाँ जो है वो बदमाश भी है। बाज़ वक्त ये भी दिखाते थे कि वो मुख्तलिफ एरियाज में चला जाता है, तफरी करके आता है, और उसके बाद उससे कहता है बीवी से कि फला चीज तुम अच्छी पकाती हो, जरा पका के दे दो, मेरी दोस्त को वो बहुत पसंद है। वो दोस्त सहेली होती थी, और वो बना के बाकायदा देती थी उसको। मैंने कहा ये तो हद हो गई भला, औरत इतनी कमजोर हो गई कि उसने मियाँ साहब ऐश कर रहे हैं और वो इतनी चीजें बना बना के, हलवे बना के दे रही है, मिठाइयाँ बना के दे रही है। अम्मा ये गलत है। तो अम्मा हंस के चुप हो जाती थी। तो अम्मा कहती थी कि नहीं बेटा, जिंदगी में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, तो हर तरह के लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए, और औरत में इतनी ताकत होती है कि अगर वो चाहे तो बुरे लोगों को भी ठीक कर सकती है। ये हमेशा अम्मा ने हमें सिखाया था। तो उसका तो मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन ये कि ये बात मुझे याद रह गई कि औरत में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी मनमानी भी कर सकती है अगर सही तरीके से, और अपनी बात भी मनवा सकती है, बाप से भी, भाई से भी, और शौहर से भी। ये बातें। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो अनइंटेंशनली मेरे ज़हन में ये बात थी कि देखो लड़की जो है वो कमजोर नहीं है। वो अगर उससे वो लड़का जबरदस्ती शादी करना चाह रहा है तो जवाब देगी कि मैं नहीं करती, मैं क्यों करूं आपसे शादी, आप पे क्या लाल टके हुए हैं, मतलब जो शेजोरी में था, इस तरह की बातों से। तो उसके बाद हर कैरेक्टर में जब मैंने बनाया लड़की का, तो उसमें कोई ना कोई इतनी स्ट्रॉन्ग चीज रखी कि वो ये बता सके लड़कियों को या आने वाली नस्लों को कि भाई हमारी भी जान है, हमें भी ताकत है थोड़ी सी, और हमारे साथ जुल्म नहीं किया जा सकता, कोई भी हमारे साथ जुल्म नहीं कर सकता। हम चाहें तो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं, और हमें जिंदगी गुजारना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो अल्लाह ने दी है ना, आपने तो नहीं दी है, अल्लाह ने दी है। तो अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि औरत को दबा के रखो या मार के रखो, या अगर वो नहीं माने तो उसको जमीन में गाड़ दो। ऐसी कोई बात अल्लाह मियाँ ने नहीं कही है, बल्कि आप कुरान पढ़े तो आपको पता होगा कि अल्लाह मियाँ ने, इस्लाम ने जितनी औरत की इज्जत रखी है किसी और ने नहीं दी है। बेशक। और नो डाउट कि आपके हर कैरेक्टर की खातून में वो सारी क्वालिटीज नजर आती है जो हर लड़की को होता है कि हमारे अंदर हो जरूर, और होती भी है, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है।
تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا حسینہ آنٹی, اب ہم تھوڑے کامنٹس کی طرف چلتے ہیں, اور لوگ بہت ہمارے آڈینس بالکل بالکل لے کے آئے بالکل. ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. تو مریم فیصل امین آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. السلام علیکم ڈیئر مین. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مریم. مدثر علی کہہ رہے سلام آپا, بگ فین. تھینک یو. مریم فیصل امین وہی کہہ رہی ہیں ڈیئر حسینہ آپا. اوکے, السلام علیکم. جیتے رہو. وعلیکم السلام. اور وہ آپ کو کہہ رہی ہیں یو ہیو گیون سو مینی امیزنگ ڈراماز, نو ڈاؤٹ. تھینک یو سو مچ. Nearly 50 dramas I have given you, and I don't know how much you took it, how much you absorb it. That is the point. مریم فیصل امین بہت امیزنگ خاتون ہے حسینہ آنٹی, اور یہ بھی ایک میری آئیڈیل ہے, میری مینٹور ہے, اور بہت اسٹرانگ خاتون ہے جو وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کر رہی ہیں, اور بہت امیزنگ ورک کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو جلد ملواؤں گی, ماشاءاللہ ضرور ملوانا مجھے. اور ہماری ٹاپ فین بھی ہے. just want to add over here کہ میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کا انکل عرفی جو تھا وہ پورا دیکھا. امیزنگ تھے, بہت امیزنگ. جس کو کہتے ہیں نا, ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی ہم پرانا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اس کا مزاح اپنا الگ ہی, مطلب اس کے اندر جو مزاح کا ایلیمنٹ ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے کرداروں نے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ مزہ آ گیا جس کو کہتے ہیں دیکھ کے. تو آئی تھنک کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ میں نے 50 ڈرامے دیے ہیں, کتنے آپ لوگوں نے سیکھے ہیں, تو آئی تھنک کہ ہمیں ہر ڈرامے کو آپ کے بار بار دیکھنا چاہیے اور پھر سیکھنا چاہیے اس سے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور دیکھو اب ہمارے یہاں کیسی عجیب بات ہو گئی ہے کہ کامیڈی کرنے والے ہمیں نہیں ملتے, ہم ڈھونڈتے ہیں, اور ہم بعض وقت کام نہیں کر پاتے اس وجہ سے کہ ہمیں ریئل کامیڈی کرنے والا نہیں ملتا ہے. جیسے کہ حسنات تھے, جیسے کہ سلیم ناصر تھے, یہ لوگ تھے جو اصل تھے. بالکل. تو اب وہ ملتے نہیں ہیں تو پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں, وہ کردار نہیں بناتے, کیونکہ وہ کردار پھر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے. بالکل. جس طرح کے کردار لہری تھے یا معین اختر واز دی لاسٹ آف دی لاٹ, کیا تھے وہ لوگ, اس کے بعد وہ بریڈ آنا بند ہو گئی. عمر شریف کی اپنی ایک پہچان ہے, مقبولیت ہے, لیکن وہ ان کا ڈفرینٹ اسٹائل ہے. لیکن جو معین اختر تھے وہ ان کا ایک کلاسک کامیڈی کا ایک انداز بالکل تھا جو کہ آج ہمیں نہیں ملتا. وہ اس جیسا ہمیں اداکار ڈیفینیٹلی چاہیے, اور اس جیسی تحریر بھی چاہیے جو اس طرح کا اداکار پروڈیوس کر سکے. تو حسینہ آپا, مور برڈن آن یو. اچھا حسینہ آنٹی, یہ ختیجہ محمود شاہد, great mashallah, really glad to see the legendary dramatist, pride of Pakistan. Thank you so much ختیجہ. اور ختیجہ حسینہ آنٹی اور میری بہت امیزنگ جو ہیں فرینڈ, اور وہ حسینہ آنٹی کے اوپر ماشاءاللہ سے بہت ساری چیزیں بھی کر رہی ہیں, اور اٹس اے ٹریٹ ٹو لسن آپ کا لائف ماشاءاللہ. السلام علیکم ختیجہ, جیتی رہو. مریم فیصل امین کہہ رہی ہیں ریئل پرائڈ آف آر نیشن. تھینک یو. عزیز احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ان سے کہنا کہ آج کھانا کھاتے ہوئے آپ بہت یاد آئے, وجہ ان کو معلوم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا مریم فیصل امین کہہ رہی ہے بوتھ لیڈیز لوکنگ بیوٹیفل. تھینک یو سو مچ مریم, آپ کی محبت اور پیار ہے بس. گریٹ. حسینہ آنٹی اور ہے ہمارے پاس کامنٹ. اچھا مریم کہہ رہی ہیں آئی ایم سیئنگ یو آفٹر اے لانگ ٹائم حسینہ آپا. بالکل, اسی لیے ہم حسینہ آنٹی کو, حسینہ آنٹی اتنی بزی تھی اور میں ان کو لے کے آئی کہ اب آپ کو آنا ہے بس. فواد احمد نیازی بول رہے ہیں پرائڈ آف پاکستان. تھینک یو سو مچ فواد. تھینک یو فواد. اور مریم سے میں کب ملی تھی؟ حسینہ آنٹی مریم سے میں آپ کو ملواؤں گی بہت جلد انشاءاللہ. شی از اے جیم آف اے پرسن, اور بہت امیزنگ خاتون ہے.
اور खतीजा कह रही ग्रेट पर्सन ग्रेट राइटर, बिल्कुल खतीजा, इसमें तो मैं और आप दोनों मरियम कह रही है माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन टू हैव हसीना आपा एज योर फुफू। नो डाउट मरियम, क्योंकि जितना मैंने इनसे सीखा है अभी तक, मेरे ख्याल से शायद ही किसी और से मैं इतना सीख सकी हूँ। निदा शाहिद कह रही है शी इज एन आइडल पर्सनालिटी, बिल्कुल थैंक यू थैंक लड़कियों की और खवातीन की आइडल, और अब लड़कियों की नहीं बल्कि हर किसी की आइडल है हसीना आंटी। और मरियम कह रही है वेरी ट्रू, वी हैव द सेम रूल इन आवर हाउस अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड ये हुई ना बात, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिलाल मखदूमी कहते हैं खुश रहें सलामत रहें हसीना आपा, बहुत दिन के बाद आपको लाइव देखा है, बहुत खुशी हुई, आप हमारा सरमाया है, अल्लाह ब्लेस यू अ लॉट, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच हिलाल साहब फॉर योर लव एंड दुआज। अंजुम अजीज कह रही है शी वर्क्स फॉर अ कॉज नॉट फॉर अपलॉज, हर मोटो इन लाइफ Oh, live life. Thank you. Don't strive to make your presence noticed, just your absence felt. वाह माशाल्लाह, वाह वाह। हसीना आंटी, आप जितने अल्फाज भी बोले जाएं वो कम है, और वही लोग बेचैन हैं। निदा शाहिद कह रही है माय क्वेश्चन इज व्हाट डज हसीना आपा थिंक अबाउट पोस्टरिंग अ वीक character nowadays and why is being naked is only important for women? हसीना आंटी आपके लिए सवाल आया है। क्या है सवाल, दोबारा दोहराना। सवाल है कि व्हाट डज हसीना आपा थिंक अबाउट पोस्टरिंग अ वीक कैरेक्टर nowadays and why is being naked is only important for women? That is so sad. उसे कहो कि मैं यही कह सकती हूँ कि so sad कि हमने औरत को वीक बना दिया है। औरत वीक नहीं होती है, लेकिन हमने उसे बना दिया है और हम बनाते चले जा रहे हैं। आप एक साहब से आज मेरी मुलाकात हुई, वो बता रहे थे कि अगर आप चैनल्स लगाते चले जाएं एक के बाद एक, तो आपको हर एक में कोई ना कोई औरत रोती हुई, पिटती हुई, मार खाती हुई, घर से बाहर निकाली जाती हुई मिलती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये हम कर रहे हैं ना, और मोस्टली औरतें लिख रही हैं। ये और भी अफसोसनाक बात है कि औरतें लिख रही हैं और ये साबित करने की अगर कोशिश कर रही हैं कि हमारे घरों में वाकई ऐसा होता है। अच्छा, एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे अक्सर कहा गया है, एक तो इल्जाम मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त है कि आप फैंटेसी में रहती हैं। मैं कहती हूँ कोई हर्ज नहीं, अगर मैं फैंटेसी में रहती हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ। दूसरी बात मुझसे ये कही जाती है कि आपने लड़कियों को जो है बहुत बोल्ड बना दिया है। मैंने कहा बोल्ड से क्या मतलब है? मैंने सिर्फ ये किया है कि उनको इज्जत नफ्स दी है, उनको ये बताया है कि उनकी एक इज्जत होती है और उनको अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहिए और उनको किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, चाहे वो उनका महबूब हो, चाहे फादर हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी अपनी भी एक ताकत है, एक इज्जत है, एक आबरू है, और उसकी इज्जत, उसकी हर इंसान को उसको समझना चाहिए और उसको पहचान होना चाहिए। ये बात बस बताई थी मैंने। तो अगर इससे लोगों को शिकायत हुई भी शिकायत बहुत से लोगों को, लेकिन मैं नहीं समझती कि लड़कियां आजकल जो हो रहा है, मुझसे कहा गया कि भाई अवाम यही चाहते हैं तो हम वही लिख रहे हैं। देखो ये कितनी गलत बात है। ये अवाम कभी भी ये नहीं चाह रहे हैं कि जो लिखा जा रहा है, जो पेश किया जा रहा है, अवाम नहीं ये समझ सकते, ना चाह सकते हैं कि उनकी बेटियों को मार पीट के घर से निकाला जाए,
जहेज के लिए पाकिस्तानी ये हमारा कल्चर ही नहीं है कि अगर जहेज कम दिया जाए तो लड़की को घर से बाहर निकाल दें। ये हमारा कल्चर नहीं है, इंडियन कल्चर है, हमने उनसे ले लिया है। तो ये जो चीज है ये हमने गलत चीजें लेके हमने अपनी औरत को खराब किया है। तो अगर मैं ये बताना चाह रही हूँ तो ये मत कहें कि अवाम ये चाहते हैं, आप ये समझें कि अवाम ये नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं, क्योंकि आप लोग कमर्शलाइज हो गए हैं, आपको पैसा बनाना है, आपको ऐसे हॉरर स्टोरीज लिखना है कि जिसमें औरत को थप्पड़ लगे तो दीवार से जाके टकराए और वहां उसका खून बह रहा है, बहता हुआ खून दिखा रहे हैं, या वो रस्सी से लटकी हुई दिखाई जा रही है। ये सब चीजें जो है ये ड्रामाई हैं, ये थ्रिलिंग है, ये आपका एक तरह सेंसेशन पैदा करना है सोसाइटी में कि वाह 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 कितनी बुरी तरह मारा उसने कि मर गई, वो ऊपर से धक्का दिया नीचे जाके गिर गई। ये सेंसेशन जरूर है लेकिन ये हकीकत नहीं है, और आप इसे हकीकत मत बनने दें, क्योंकि अगर आप 10 दफा एक जुमला कहेंगे तो वो जुमला सही भी हो सकता है। तो जरा सोच समझ के अपना जुमला निकालें, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप पेश कर रहे हैं उसे सोच समझ के करें, ताकि ये ना हो कि किसी गरीब का दिल दुखे, किसी गरीब की इज्जत चली जाए, किसी गरीब के ऊपर तेजाब फेंका जाए। एक ड्रामा आया था जिसमें एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया था, उसका चेहरा खराब हो गया था, उसे दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद इतने केसेस आए हैं इसी चीज के तेजाब फेंकने के कि मैं ये कह रही थी कि आप लोग जरा ये गौर करें, एक वाकया होता है और उस वाकये से एनकरेज होकर इंसान कितने बड़े बड़े कदम लेता है। आजकल जो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, पहले तो नहीं होती थी। हमारे जमाने में तो हम बाहर खेलते फिरते थे, पार्कों में जाते थे, सड़कों पे जाया करते थे, हमारे साथ तो मतलब इस तरह के लोग नहीं होते थे, बल्कि बहुत प्यार से लोग मिलते थे। आजकल क्या हो गया है कि हमने बच्चों को बंद करके रखा हुआ है डर के मारे कि कभी बाहर जाएंगे तो इनका हशर खराब हो जाएगा। तो बड़ी बदनसीबी की बात है हमारी कि हमारे राइटर, जो हमारी सोच है, जो हमारी फिक्र है, उन्होंने हमारी फिक्र को खराब कर रहे हैं। जो हमारे डायरेक्टर हैं उनमें समझ नहीं है। आई एम सॉरी। आप सही कह रही हैं, आपने जो बात की वो बहुत बहुत डिफरेंट बात की और बहुत स्ट्रेट बात की है कि माशरा, चूंकि माशरे को अच्छाई की तरफ आना है, तो जब तक आप अच्छे चीज काशी नहीं करेंगे तो वो शऊर बेदार नहीं होगा माशरे के अंदर, अच्छाई नमूदार नहीं होगी। और एक हमें उम्मीद की किरण इस वक्त चाहिए है जो कि अच्छी तहरीरों से हम उजागर कर सकते हैं, अच्छी चीज दिखा के हम उजागर कर सकते हैं। और आप ये बताएं कि अच्छा भी हो सकता है, बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि बुरा ही हो। इंशाल्लाह अच्छा होगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा। हर दौर में उम्मीद कायम रखनी चाहिए। और आई थिंक कि ये बड़ा एक ओपन मैसेज भी था, और जिस तरह से आपने कमेंट पे भी शेयर किए अपने तासुरात, वो बड़े अच्छे थे। मैं थोड़ा सा कन्वर्सेशन चूंकि काफी सीरियस होती जा रही थी उसको शिफ्ट करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि गुड़िया प्ले कैसे तख्लीक हुआ और किस तरह आपको इस पे टोक्यो अवार्ड मिला, और इसके जो कैरेक्टर्स थे, अजरा आई थिंक वो थे शैला, अजरा, मंजूर साहब भी थे, अजरा मंसूर भी थी उसमें, शैला थी, शैला हीरोइन थी, मंजूर कुरैशी हीरो थे उसके, और बच्ची थी, छोटी बच्ची थी। तो किस तरह इन सबको एक जगह किया गया और कैसे ये सक्सेस अचीव हुई, इसमें थोड़ा सा बात में एक कहानी जहन में आई थी कि एक बच्ची अगर अपने बाप को खो दे तो फिर वो अपने सारे वक्त ढूंढती रहती है उसको चैन नहीं आता, वो किसी दूसरे को अपना बाप कबूल करने को तैयार नहीं होती until and unless कि वो शख्स इतना अच्छा हो कि वो उसको यकीन दिला दे कि मैं
बाप के बराबर ही हूं, तब तो हो सकता है। लेकिन आम तौर पर कोई भी बच्चा किसी दूसरे शख्स को अपना बाप या अपनी माँ कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि ये एक बड़ा हमारा रवायती भी बात है और हकीकी बात भी है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप से जितना प्यार करते हैं वो किसी दूसरे से नहीं कर सकते, until and unless कि कोई उनको इतना प्यार दे दे कि वो पैमाना छलक जाए और उन्हें यकीन आ जाए कि ये आदमी सच्चा है। और बच्चे को इस बात का यकीन दिलाना बड़ा आसान होता है अगर आप सच बोल रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो कभी यकीन नहीं करेगा। तो गुड़िया की कहानी यही थी कि एक बच्ची जो हर रोज अपने बाप से बात करती थी, हालांकि उसका इंतकाल हो गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं आता था कि कोई और शख्स मेरी जिंदगी में, मेरी माँ की जिंदगी में आ सकता है, until and unless कि मंजूर ने उसे यकीन दिला दिया कि अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं और दूसरे बाप भी होते हैं, बाप की जगह भी होते हैं, अंकल भी होते हैं, मामू भी होते हैं, चचा भी होते हैं। तो प्यार करने वाले तो बहुत होते हैं। ये तो आज के जमाने में हमें खौफ आने लगा है, सच्ची बात मैं आपको बता रही हूँ। आजकल के जमाने में हमें खौफ आने लगा है कि हम अपने करीबी रिश्तों से भी घबराने लगे हैं और अपने बच्चों को उनके साथ जाने से रोकने लगे हैं। ये जमाने की हसीना, खराबी बिल्कुल आप हमने सही कह रही पैदा हैं। की है। ये नहीं, बिल्कुल आपने इनसिक्योरिटी। सही कहा। जी जी इसमें फैजान। कुछ हद तक टेक्नोलॉजी का भी इम्पैक्ट है कि हम टेक्नोलॉजी से इतना करीब हो गए हैं कि हम दो लोगों से कतराने लगे हैं। इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट बात सही है, बात है तकलीफ दे थोड़ी, लेकिन बात सही है। अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ हम सबको लेके जाए। आपने बहुत अच्छी तस्वीर कशी की अभी गुड़िया की। एक आखिरी ड्रामे पे हम बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी पर्सनालिटी की तरफ बढ़ेंगे, कुछ कमेंट्स भी आए उन पे भी बात करेंगे। 1976 में पीटीवी का पहला रंगीन ड्रामा परछाइयां जी, आपकी तहरीर और हिदायतकार थे मोहसिन अली, फिर से और शिरीन खान शेरनी खान। जी। उसमें फिर से आपने शकील को के साथ ये हमने कलर टीवी नहीं पे भी नहीं, आपका ड्रामा, उसमें हीरो तो असल बहुत सारे में उसमें बहुत सारे लोग थे। राहत काजमी था। अच्छा, उसका तो झगड़ा बड़ा पड़ा था क्योंकि वो था हेनरी जेम्स की नॉवेल का था, एडेप्टेशन था, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का। तो उसमें ये हुआ कि मैंने उसका एपिसोड लिख के दे गई थी और मैं घूमने चली गई थी अपनी दोस्तों के साथ। जब मैं वापस आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एपिसोड देख लीजिए, हमने बना लिया है। मैंने कहा किसने बना दिया? तो उन्होंने कहा हमने किसी प्रोड्यूसर को दिया, बड़े प्रोड्यूसर को, उसने बनाया है। मैंने कहा दिखाइए। अब जब उन्होंने दिखाया तो मेरी जान निकल गई। इतना कमजोर था वो, इतना कमजोर था कि मैंने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे जरा जीएम से बात करना है। अब जब इंसान उस एज में होता है तो बड़ा बोल्ड भी होता है। मैं वहां से, अब टीवी जैसे उसमें आप वहां से उठी और सीधे जीएम के कमरे में पहुंची और आपने उनसे कहा कि सर आपसे एक बात करना है। तो उन्होंने कहा सिद्दीकी साहब से। उन्होंने कहा हाँ और बैठो, बताओ क्या हुआ। मैंने कहा सर ये जो परछाइयां लिख रही थी मैं, ये अब नहीं लिखूंगी। अच्छा, उनकी तो हवाइयां उड़ गई। उनका क्या मतलब है? इसकी डेट जा चुकी है, ये तो शुरू होने वाला है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा सर शुरू तो होने वाला है, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और मेरे ही लिए हेडक्वार्टर से यह लिख के आया था कि अगर ये हसीना मोइन लिख रही हैं तब तो इजाजत है, और अगर वो नहीं लिख रही हैं, कोई और लिख रहा है, तो इजाजत नहीं है इसकी, क्योंकि ये बड़ी वैसी नॉवेल है, मुश्किल। तो मैंने कहा आप लोगों ने मेरे प्रोड्यूसर हटा के किसी और को दे दिया, और वो जाहिर से नहीं समझ सके, कास्टिंग गलत हो गई, सब कुछ गलत हो गया।
और अब मैं नहीं लिखूंगी। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता हसीना, आप ऐसा करें, हेड ऑफिस से बात कर लें। मैंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने नंबर मिलाया हमारे असलम अजहर साहब का, जिनसे सब डरते थे। तो मैंने कहा सर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, जो आपने मुझे प्ले दिया था लिखने के लिए वो मैंने लिख तो लिया था, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को नहीं दिया गया, वो किसी और को दिया गया, और उन्होंने उसकी कास्टिंग भी गलत की और उसकी डायरेक्शन भी गलत हुई है, और मैं आगे नहीं लिखूंगी उसे, क्योंकि वो बेकार जाएगा और आप लोग फिर कहेंगे कि हमने एक इतने बड़े नॉवेल निगार का किस्सा खराब कर दिया और अपनी भी तबाही फेर दी। तो उन्होंने कहा, वो बेचारे घबरा गए, कहने लगे तो अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए। मैंने कहा देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये प्ले हो, कहने लगे आपने रिक्वेस्ट की थी, मैंने इजाजत दी थी यही समझ के कि ये प्ले होना चाहिए, तो जरूर होगा, लेकिन आप क्या चाह रही हैं। मैंने कहा मैं ये चाह रही हूँ कि ये प्ले मेरे दोनों डायरेक्टर्स को दिया जाए, शीरीन और मोहसिन को, और इस्लामाबाद से सायरा और राहत को यहाँ भेजा जाए ताकि आके वो मेन रोल करे, वही कर सकते हैं। अब उन्होंने थोड़ी देर सोचा, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कल आपको इसका जवाब दूंगा। कल लेटर आ गया कि ये जो है ये दोबारा होगा और मोहसिन और शीरीन करेंगे, सायरा और राहत पिंडी से कराची आ रहे हैं, और उस वक्त सायरा की बेटी की उम्र 4 महीने थी। वो बच्ची को लेके आई और यहाँ अपने रिश्तेदारों के घर रही, और वो पूरा ड्रामा जो हुआ बड़े ही मजा बहुत आया था उसमें, इतना अच्छा किया लोगों ने। तो अब ये होता है कि ये हर ड्रामे के बाद ही लोग ये सोचते थे कि कितना जबरदस्त कर दिया है, और 50+ ड्रामे बेशुमार माशाल्लाह प्ले, शॉर्ट प्ले आपने जो हैं, एक प्ले मेरा नहीं देखा होगा, वो जरूर देखिएगा अगर आपको मिल जाए, संसार, जिसपे मुझे पहला अवार्ड मिला था। पीटीवी का कंपटीशन प्लेस थे 5 सेंटर्स के, ये हुआ था 75 में, बिल्कुल शुरू के दिनों में, और उसमें इसमें शीरीन ने किया था, उसे डायरेक्ट लिखा मैंने था, मोहसिन साहब ने मदद की थी, नॉट एज ए प्रोड्यूसर, दोस्त के तौर पे वो साथ देते रहते थे हम लोगों का, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। और कास्ट में थे सायरा और राहत और एक बच्ची छोटी, 3 कैरेक्टर्स, और वो मेरा पसंदीदा ड्रामा है। अब ये ड्रामा देखना पड़ेगा। बिल्कुल। उन्होंने उसे दोहराया भी नहीं, कभी रिपीट ही नहीं किया, हालांकि इतना खूबसूरत ड्रामा था, उसे कई बार रिपीट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया उन्होंने, आई डोंट नो व्हाई। तो ये जो था उस पे बड़ा मजा आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फैजान, हमारे पास और कोई कमेंट्स हैं हमारे ऑडियंस के? अच्छा, मरियम कह रही है सीना आंटी और जज़ाकल्लाह माय डियर फॉर सच एप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट, इट मींस अ लॉट। नहीं, थैंक यू सो मच। उम्मे ताहा कह रहे लव यू हसीना आपा, माय चिल्ड्रन ऑफ द जनरेशन आल्सो लव योर प्लेज। Oh, thank you, Tala. Thank you so much. Give my love to your next generation. बिल्कुल। अच्छा, उनेजा बोल रही है अमेजिंग पर्सनालिटी एंड शी हैड मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। बिल्कुल। मरियम कह रही है मोइन अख्तर एंड अनवर मकसूद वर ग्रेट कॉमेडियंस। ना दे आज अनवर से मुलाकात हुई थी मेरी, वो आए थे ड्रामे का, आज जो ड्रामा फेस्टिवल था उसका आखिरी वो था, तो अनवर और मैं गए थे। अच्छा, हाँ, वो भी अमेजिंग है।
हाँ, he is बिल्कुल। amazing. निदा शाहिद कह रही हैं, हसीना आपा प्लीज शेयर सम कमेंट्स अबाउट रीसेंट ड्रामास। ओहो, ये ओह, तो ये इस पे अभी हसीना आंटी ने कुछ रोशनी डाली है थोड़ी देर पहले। और बिल्कुल। और हसीना आंटी, आप थोड़ा बहुत कुछ बोलना चाहेंगी निदा को? हाँ, क्या बताया था उन्होंने, क्या पूछा उन्होंने है? बोला कि रीसेंट ड्रामास के ऊपर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? अगर आप आपके ख्याल में अगर ड्रामे आप किस तरह के बन रहे हैं? अब जो ड्रामे हैं, देखो बीवी, बात ये है, अब जो ड्रामे बन रहे हैं वो पैसों के लिए बन रहे हैं। बहुत सफाई से मैं ये बात कह रही हूँ। अब जमाना हो गया है कमर्शलाइज। अब लोग काम करते हैं, 1 घंटा एक जगह जाके उन्होंने काम किया, 2 घंटे एक दूसरी जगह जाके काम किया, क्योंकि आर्टिस्ट भी हमारे पास कम ही हैं। लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि 1 घंटे में जब आपको एक पर्चा दिया जाएगा कि ये आप बोल दीजिए, तो हाउ कम कि आप उसको एब्जॉर्ब भी करें, याद भी करें, उस कैरेक्टर में भी चले जाएं और याद भी रखें कि ये कैरेक्टर जो है ये था, और आगे जाके क्या होगा ये आपको नहीं पता, और पीछे क्या था ये भी नहीं पता। तो वो सही। तो आपके साथ नाइंसाफी है आर्टिस्टों के साथ भी, कि वो बेचारे जाते हैं, वो पैसे के लिए बोल के चले आते हैं और खत्म। अच्छा, हीरोइन से कहा जाता है कि भाई ये रोमांटिक सीन है, वो हीरो तो आए नहीं क्योंकि उनको कहीं और जाना था, तो तुम ऐसा करो ये आर्टिस्ट के साथ बैठ के बोल दो। अब एक काले से आर्टिस्ट के साथ बैठ के हीरोइन कहाँ से रोमांटिक। मैंने कहा कि ये तो कोई अक्लमंद इंसान बोल ही नहीं सकता कि ऐसे आदमी की, या फिर दीवार की तरफ देख के बोल दो। तो मैंने कहा इससे तो आप खुद ही बोल दीजिए, क्योंकि कैसे हो सकता है कि आपके वो जज्बात थोड़ा सा इंसान में आता है किसी दूसरे को देख के, कि आप महसूस करते हैं कि ये हो रहा है या ये करना है या ये बोलना है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक आर्टिस्ट किसी भी असिस्टेंट को बिठा दिया, वो बेचारे को बिल्कुल पता नहीं कि क्या हो रहा है, वो जी जी कर रहा है और उसके सामने हीरोइन बोल काम रही है। इतना ज्यादा एक एक आर्टिस्ट कर रहा है और सारे वो लाइन लगी हुई है, तो इसलिए हाँ, ऐसा और होता जा रहा है। अच्छा, ये उनैजा अलवी साहिबा कह रही है, नीड टू वर्क ऑन रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन अगेन। उनैजा, हसीना आंटी कर रही हैं इस बारे में बहुत सारा काम, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी और डिफरेंट। मुस्तकिल कर रही आई हूँ थिंक बीबी। आपको भी जरूरत है कि आप भी खड़ी हो और इस कॉज का हिस्सा बने। आई थिंक हम सबको, जितनी भी खवातीन हमारे सर्कल में है, सबको खड़े होने की जरूरत है। सिर्फ हसीना आपा के ऊपर है कि अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते, सबको मिलके करना चाहिए ताकि एटलीस्ट कंबाइंड एफर्ट से कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि देखो, मैं तो अब आगे आ चुकी हूँ, अब आप लोगों का जमाना है, अब आप लोगों को आगे बढ़ के इसको संभालना है, तो उसे संभालिए आप जी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मरियम फैसल अमीन भी कह रही है, निदा इट्स अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव मेड इट आवरसेल्व्स दैट। गुड। इजान ताहिर बोल रहे हैं, यू आर अ लेजेंड एंड इंस्पिरेशन टू मी एंड टू मेनी अदर्स एज वेल, वी लव यू। स्वीट स्वीट। उम्मे ताहा कह रही हैं, बेबसी रिस्क है, जुल्म है का। अच्छा, ये फैजान अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि फैजान की जो है ना वो बहुत अच्छी है। फैजान, आप रीड करें सर। उर्दू भी अच्छी बेबसी है, रिस्क है जुल्म का, तो ये रिस्क ना दो दोस्तों। दोबारा पढ़ो। बेबसी रिस्क है जुल्म का, बेबसी रिस्क है जुल्म का, इसको ये रिस्क ना दो दोस्तों। बहुत सही है। अगर आप किसी इंसान को बेबस बना देंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, आपने उसको खत्म कर दिया वहीं पे, तो ये रिस्क आप उसे ना दीजिए।
बेशक रिस्क ना दे आप उसे, वैसे मार दे, लेकिन बेबस करके ना मारे। ये मतलब कहने का मकसद उनका ये है कि बेबसी का रिस्क ना दें उसे, क्योंकि बेबसी बड़ी बुरी चीज होती है। बेशक, बिल्कुल। मरियम कह रही है वेरी ट्रू, वी हैव बॉट इट ऑन आवरसेल्व्स। निदा शाहिद कह रही है यस मरियम फैसल, आई मीन इट इज अनफॉर्चुनेट सर्टेनली। अच्छा, हिलाल मखदूमी साहब कह रहे हैं हसीना आप, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कन्वे माय स्पेशल थैंक्स टू खतीजा, शी रियली स्ट्राइविंग अ लॉट फॉर योर ऑफिशियल पेज एंड इज अ क्यूट कॉन्टेक्ट बिटवीन यू एंड योर फैन लाइक मी। बिल्कुल खतीजा जो है बहुत अमेजिंग जॉब कर रही है, वेरी स्वीट। टॉक टू हर, जो इस तरीके से वो हसीना आंटी का पेज भी रन कर रही हैं और आगे भी बहुत सारी मजेदार चीजें करने जा रही हैं। और इसी बात पे अगर फैजान, अगर हमारे पास कमेंट्स नहीं है तो अब हम चलते हैं थोड़ा हसीना आंटी से पूछते हैं कि उनके अब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वो अब क्या करने चाहिए। हमारे ऑडियंस को ये बहुत सुनना है आपसे कि आप लिख क्यों नहीं रही हैं आप, और लिख रही हैं या नहीं लिख रही हैं, आप ये बताएं उनको। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी लेटली, चूंकि अक्टूबर जो है ये कैंसर अवेयरनेस का महीना है, तो मुझसे कहा गया था कि आप इसके ऊपर एक प्ले लिखिए। इससे पहले भी एक मैं प्ले कैंसर पे लिख चुकी हूँ, लेकिन इस दफा ये जो लिखना था ये जल्दी थी, तो मैं और मिसबा हम दोनों इस्लामाबाद होते हुए नथिया गली चले गए, और नथिया गली में बैठ के 2-2.5 दिन में हमने वो प्ले लिख लिया 50 मिनट का। वो लिख के उनके हवाले कर दिया, वो बन रहा है, वो पेश होगा नवंबर में। तो ये तो खैर ये एक कंपनी है, देखो मैं बता दूं इसको, इसकी तफसील कि डाइस एक कंपनी है, अमेरिकन बेस है, पाकिस्तानी लोग हैं जो कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के नौजवान जो करना चाहते हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा करना चाहते हैं, तो वो हेल्प आउट करते हैं। वो आते हैं हर साल और उनसे मिलते हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ लड़कों से लड़कियों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके प्रोग्राम सुनते हैं कि क्या चाहते हो करना। अगर उन्हें अच्छा लगता है वो कि ये कर सकेंगे, तो वो उनको पैसे दिलवाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि इतने अरसे में तुम इसे पूरा करो या आधा करो, जितना भी कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये इन्हीं लोगों ने अब नवंबर से एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है रंस्त्रम। अब वो रंस्त्रम जो है ये एक नया चैनल है जिसपे मेरा प्ले चलेगा, जिसपे बच्चों के प्रोग्राम होंगे, जिसपे नौजवानों के प्रोग्राम होंगे, जिसपे पूरे जैसे के प्रोग्रामिंग होती है जो कि आजकल नहीं हो रही है, वो सारा का सारा चलेगा और इंशाल्लाह ताला हम लोग वो काम करेंगे। क्योंकि एडवाइजरी काउंसिल में मैं हूँ, मिसबा है और बहुत सारे लोग हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के साथ ये सब, ये एक अच्छी उम्मीद की किरण है, एक नई नवीद मिल रही है हमें और इस तरफ के लोग भी नए प्रमोट होंगे और टैलेंट सामने आएगा मजीद। बहुत टैलेंटेड लोग हैं और उनको बहुत फिक्र रहती है कि हमारे मुल्क के लोग कुछ करें। अब हम देखिए फैसलाबाद यूनिवर्सिटी भी गए, मुल्तान यूनिवर्सिटी भी गए, पेशावर यूनिवर्सिटी भी गए, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी भी गए और कराची यूनिवर्सिटी भी। इस साल कराची यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ के लड़कों से मिलेंगे और ये तय करेंगे, क्योंकि बीच में इतना वक्फा गुजर गया, वरना हम मिल लेते, लेकिन अब मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या इरादा है, जो आप करना चाहते हैं आप बताइए। अगर आपने हमें कन्विंस कर लिया तो हम आपकी हेल्प करेंगे और आप करिएगा वो, तो बड़ा अच्छा होता है वो।
और वो बड़ा मजाहिया अंदाज में, ये नहीं कि बड़ा सीरियस होता है, बड़ा मजाहिया। तुमने तो देखा है ना उनको, अजमल जी वगैरह को, वो बड़ा जी मस्करे अंदाज में सारा प्रोग्राम हैंडल और करते हैं। सारे सारे बहुत हाँ, टैलेंटेड और बहुत अमेजिंग लोग हैं इस डाइस amazing लोग हैं। कंपनी जो उन्होंने बनाई है, और बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। और जब इनका चैनल स्टार्ट होगा तो सब आप लोग देखेगा, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे लेट्स राइस पे भी आके वो आप लोगों को बताए, तो हाँ, इंशाल्लाह और तुम लोगों को भी इंशाल्लाह। उसमें शामिल होना चाहिए। बिल्कुल हम साथ साथ हैं श्रीलंका, नहीं क्योंकि नहीं, हमारा तो इंशाल्लाह आपा, है। हाँ, बिल्कुल हमारा तो काम जहाँ अवेयरनेस और लर्निंग है। जहाँ आपसे एक और सवाल बिल्कुल। पूछना था हसीना आपा, इतनी माशाल्लाह आपने एक कलरफुल लाइफ गुजारी है, आज बैठ के अपने सामने अपने अगर पास्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं तो कोई पछतावा होता है कि यार ये नहीं किया जिंदगी में? असल में एक तो पछतावे के लिए मुझे वक्त नहीं मिला, काम ही काम करती रही। दूसरे ये कि ऐसी कोई चीज हुई नहीं जिसका मुझे पछतावा रह गया हो, क्योंकि जो मैंने चाहा कर ही डाला किसी न किसी तरह, अच्छा या बुरा मगर कर ही लिया। और दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, घर वाले तो आपने देख ही लिए कितने अच्छे हैं। बाकी तो जिंदगी में पछतावे का मतलब ये होता है कि जैसे फादर की डेथ हो गई मेरी, वो मेरे लिए तकलीफ दे थी। 2 भाइयों की डेथ हुई, वो बहुत तकलीफ दे थी, जो मुझे अक्सर याद आते हैं कि इतने प्यार करने वाले भाई थे, वो चले गए। ये चीजें, वालदा चली गई, एक बहन चली गई, उनके दोनों बच्चे चले गए। तो ये जो जाने वाला सिलसिला है ना, इसको याद करके बड़ा अजीब लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि हम अकेले रह जाएं। मैंने सबसे कह दिया है, अपने भाई से भी और सबसे, खबरदार मुझसे पहले कोई नहीं जाएगा, पहले मैं जाऊंगी उसके बाद तुम लोग जाना, क्योंकि मुझे अकेले नहीं रहना है। तो ये जिंदगी है, तो इसमें तो सभी कुछ होता रहता थोड़ा है। सा सीरियस हो गया टॉपिक। बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको थोड़ा इस पे अजीरा आंटी आप बताएं, मुझे बताएं जिंदगी क्या है आपके आपके नजदीक, जिंदगी क्या होना चाहिए अगर हम अपनी यंगर जनरेशन को बताना चाहें तो उसको किस तरीके से बता सकते हैं, हम बताना चाहिए हमें? देखो, मैंने हमेशा जिंदगी को अल्लाह का इनाम समझा है। अल्लाह ने एक इनाम दिया है आपके हाथों में, और उसको आपको खूबसूरत बनाना है। जैसे कोई फूल होता है, छोटी सी कली है, अब आपको उसको फूल बनाना है, पौधा लगाना है, बनाना है, ये सारा आपका काम है। अगर आपने नहीं किया तो खराब हो जाएगा। तो जिंदगी जो है उसको खूबसूरत बनाना आपका काम है। अल्लाह ने आपको दे दी है एक जिंदगी, उसको फैलाना। फैलाना से मेरे मुराद ये है, रिश्तों का प्यार, दोस्तों का प्यार, काम का प्यार, ये सारे चीजें जो हैं ये आप फैलाते जाएंगे तो आप एक दायरे बढ़ते जाएंगे, और दायरे फैलते जाएंगे। फासले नहीं बढ़ेंगे, दायरे बढ़ेंगे, और इस तरह से आपकी जिंदगी जो है वो खूबसूरत होती जाएगी। बजाय इसके कि अगर आप जिंदगी को ये कहें कि ये तो बड़ा बुरा हुआ कि मेरा मियाँ बुरा था या मेरा बाप बुरा था, जो कुछ भी, वॉटेवर। बहुत से लोगों को शिकायतें रहती है कि हमारी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरी, और नहीं भी गुजरती है बात लोगों की, लेकिन ये तो अल्लाह का, आप शिकायत तो नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ है, मतलब ये क्यों का लफ्ज जो है इसका कोई जवाब नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ ये जो सब हुआ है ये क्यों हुआ है। आप ये नहीं कह सकती कि आपके साथ जो कुछ हुआ है ये क्यों हुआ है।
क्योंकि अल्लाह ने जैसा करना चाहा, जो तकदीर में लिख दिया वो तो हमें उठाना है। अगर दुख लिख दिया है तो वो दुख तो हमें उठाना है और उसकी शिकायत भी नहीं करना है। अगर सुख लिख दिया है तो हमें शुक्र करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो मुझे तो जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, सच्ची बात ये। इसीलिए तुमने मेरे ड्रामों में अक्सर देखा होगा, यही कह रही थी कि आपके जिंदगी को बहुत बिल्कुल। खूबसूरत लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत चीज हमें दे दी है। और जितने दिन हमारे पास है, हमें नहीं मालूम कितने दिन है, लेकिन जितने दिन भी है हम उसका मजा ले लें, हम उसको एंजॉय कर लें, हम उसको हद से ज्यादा खूबसूरत बना लें। बस यही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल अंदाज से और नहीं बोला जा सकता जिंदगी के बारे में। और आजकल जो आप बोले नेक्स्ट जनरेशन को, वो बिल्कुल इसी अंदाज से, तो वो उनमें भी वो उमंग और वो पॉजिटिविटी और जो बिल्कुल सारी चीजें जो है वो भरपूर होनी चाहिए। तो ये मैं तो देखते हुए बड़ी हुई हूँ, तो इसलिए मैं तो बहुत हसीना आंटी को आइडियलाइज करती रही हूँ और बहुत कुछ सीखा और सीखती रही हूँ। तो फैजान, हमारे पास और कमेंट्स हैं या हम अब एंड की तरफ चले, क्योंकि हसीना आंटी के साथ टाइम का तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता। अच्छा, मरियम फैसल अमीन कह रही है दैट्स ग्रेट माशाल्लाह, may Allah make it easy and successful and beneficial for Thank you everyone. so much, Mariam. Thank you so much. I need your prayers. I need. Sometimes you need prayers. Yes, बिल्कुल। बेशक, this life is a beautiful gift and we need to take care of it and spread positivity. Believe in yourself, please, and love yourself, please. बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि लव योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करें। आपको अल्लाह ने बनाया है तो आप अपने आप से प्यार करें, और फिर आपका ये प्यार जो है ये फैलता जाएगा आपके बच्चों में, आपके माँ बाप में, आपके भाई बहनों में। तो प्यार करना सीखें। सबसे बड़ी, जो तुमने अभी सवाल नहीं किया उसका मैं वैसे ही जवाब दे रही हूँ कि मोहब्बत पे मुझे बड़ा यकीन है। मैं करने वाली सवाल करने वाली थी, और फिर मैंने कहा कि ये बहुत जरूरी सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपकी ड्रामों की बात हो और उसमें मोहब्बत का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो हो नहीं सकता। इसलिए मोहब्बत और प्यार जो है वो आपको बना देता है या बिगाड़ देता है। इसलिए मोहब्बत का सहारा लेके आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ती जाएंगी, आगे बढ़ते जाएंगे, और आपको प्यार से प्यार मिलता है। अगर आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा। अगर आप प्यार, जो चीज आपके पास है नहीं वो आप कहाँ से देंगी? तो अगर आपके पास प्यार है तो आप देंगी ना, और फिर आपको उसके जवाब में प्यार मिलेगा। तो ये प्यार का जो एक है सर्कल, ये बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए, बड़ों को सिखाना चाहिए कि एक दूसरे से प्यार करो। हाँ, मतलब छोटी छोटी बातों पे खफगी, नाराजगी और बिला वजह नाराज हो जाना और अलग हो जाना, रिश्ते तो कभी नहीं तोड़ना चाहिए ना, अल्लाह ने भी मना किया है। बिल्कुल। मरियम कह रही है वेरी ट्रू, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट एंड इनहेल सब्र एंड एक्सहेल शुक्र। यस, ब्यूटीफुली थैंक यू मरियम। Looking forward to meet you soon, inshallah, Mariam. Inshallah, inshallah. And loads of love and duas for you. Thank you. मैडम आपको कह रही हैं, और निदा शाहिद कह रही हैं लव यू। Thank you. You are amazing हसीना, आप निदा शाहिद कह रही हैं आपको। और हिलाल मखदूमी कह रहे हैं कैसे तहरीर करूं दूर हसीना। ये फैजान प्लीज आप रीड कर रही है, तो आज फैजान ने शेर नहीं बोला सीना आंटी, वरना फैजान बहुत अच्छे शेर बोलते हैं।
तो शहजान प्लीज आप। मुश्किल लग रहा है मुझे ये शेर पढ़ना, क्योंकि मुझे इसकी तहरीर समझ में नहीं आ रही। कैसे तहरीर करूं दौरे हसी हसीना, कलम की दोख नोक, सुनहरी, कलम कलम की की नोक। नोक सुनहरी और दौर बयां हसीना। सो स्वीट, उसने बनाया है शेर। थैंक यू, थैंक यू बहुत फॉर शुक्रिया। शेयरिंग। फिलहाल बिलाल साहब वी आर वेरी सॉरी अगर हमने आपका शेर गलत पढ़ा हो तो हाँ, उनसे क्या। अच्छा, मरियम कह रही है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन हर्ड बट मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट. Life without love is like a tree without blossoms or fruit. The best thing to hold on to in life is each other. It's better to have loved and lost than never to have loved at all. बिल्कुल. That's right, that's right, that's right. अंजुम अजीज कह रही है, लव यू लोड्स हसीना आपा. I love you. थैंक यू। Thank you. आई थिंक हमने हसीना आपा प्लान किया था कि 40 मिनट्स तकरीबन हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सवालात लेंगे, लेकिन माशाल्लाह एक सिलसिला है कमेंट्स का ना खत्म होने वाला। आपकी बातों में इतना मजा आ रहा है कि खत्म करने का शो दिल ही नहीं चाह रहा आज तो। और इतना कुछ पूछना बाकी है, और आपकी माशाल्लाह लाइफ में इतने लम्हात रहे हैं, इतने अमेजिंग। तो इंशाल्लाह फिर तफसील से किसी और तो एपिसोड लाइफ में भी बात तो करेंगे। माशाल्लाह लंबी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। I think we are proud to breathe the same air that you are breathing. So I think उस एज में हम मौजूद हैं, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और जिस तरह आपने कहा कि आपके हर प्लेस में हमें भी सीखने की जरूरत है, हम जरूर सर्च करेंगे जो आपने बताया संसार, अगर हमें मिल जाता है तो। और संसार जरूर देखना। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो सीरियस प्ले है, उसमें कॉमेडी नहीं है, वो बिल्कुल सीरियस प्ले है, लेकिन बहुत प्यारी एक्टिंग है उसमें, सायरा की और राहत की। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा, हिलाल साहब ने बोला इट्स ओके, योर कंसर्न्स आर लवली, थैंक्स। थैंक यू सो मच हिलाल साहब। ठीक है जी। अच्छा, अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। हसीना आपा, आपका मैसेज आपके सुनने वालों के लिए, और उसी के साथ मेरा मैसेज ये है, जिंदगी अल्लाह ने दी है, मोहब्बत अल्लाह ने दी है, खुशियां अल्लाह ने दी है आपको। अगर थोड़ा बहुत दुख अगर आपको मिला है तो उसको समेट लीजिए, एक तरफ रख लीजिए और खुशियों से काम चलाइए, मोहब्बत से काम चलाइए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। जिंदगी खुद ब खुद संवर जाएगी। जिंदगी तो संवर जाती है अगर आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। नेवर माइंड के जो चीज आपको मिली है, अगर वो आपके मेयार पर पूरी ना भी उतरी हो, तो भी एक बात याद रखिएगा कि जो कुछ मिला है उससे प्यार कीजिए, उसकी तलाश में न रहिए जो आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप उसे प्यार करते रहेंगे तो वो बेहतर ही होता चला जाएगा। जो भी है, बंदा, बच्चा है, बड़ा है, जो भी है, वो बेहतर होता चला जाएगा और आपके मेयार पे आ जाएगा, बजाय इसके कि आप उसकी तलाश में रहे जो आपको कभी नहीं मिलेगा और आप हमेशा तरसते रहेंगे। तो तरसने की कोई जरूरत नहीं, खुश रहना चाहिए। खुशियां जिंदगी में बहुत जरूरी है और खुशियों के लिए आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ता, बहुत करीब से मिल जाती हैं। छोटी छोटी खुशियां आप तलाश कर ले, बच्चों की हंसी, अपने आपस की बातें, जो आप लोग आपस में बैठे हैं और गप्पे मार रहे हैं, ये भी एक खुशियां हैं। ये प्रोग्राम, ये भी एक खुशी है आपकी। मैंने इतने काम किए हैं, 50 ड्रामे लिखे हैं, तो मेरी तो जिंदगी में कोई बुरा उस तरह का लम्हा है ही नहीं। मैं तो हमेशा ही खुश रही, क्योंकि काम करने की खुशी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है।
तो काम करने की खुशी मैंने हासिल की है, ये बात। Sadaf, your closing remarks, please. Thank you, Hasina Appa. मैं स्पीचलेस हो चुकी हूँ और मेरे पास क्लोजिंग रिमार्क्स जो है वो मेरे ख्याल से हसीना आंटी के बाद कुछ कहने को वही लगे, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ हसीना आंटी के बाद, लेकिन ये कि बस जो उन्होंने बोला कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर आप उसको जिंदगी को खूबसूरत समझेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे। और मैं तो हसीना आंटी को देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से प्लेज लिखे, ड्रामे लिखे, कैरेक्टर्स बनाए हैं, और वो रियल कैरेक्टर्स हैं। जो उनके ड्रामों में जितने भी कैरेक्टर्स आप लोगों ने देखे, वो बेसिकली मैंने अपने इर्द गिर्द वो कैरेक्टर्स देखे, बहुत सारे तो हमारे घरों में से हैं। जी बिल्कुल। तो वो देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। तो वो मोहब्बतें, वो प्यार और वो एहतराम और थोड़ी सी उसमें कभी कभार शरारतें, ये सब जायज है और ये सब जिंदगी का हिस्सा है। उन शरारतों को भूले नहीं, उन रिश्तों को साथ रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और ऐसे छोटे छोटे, पॉजिटिव रहे, प्लीज पॉजिटिव रहे, क्योंकि बिल्कुल आज के दौर में नेगेटिव सोच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम लोग सारे के सारे नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। उससे अब बच जाइए, अगर हम चले गए तो हम तबाह हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं जो हमारे सियासतदानों का हाल है, इसलिए नेगेटिव सोच खत्म कर दीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए, हर चीज बेहतर होगी। यही हमारा मिशन होना चाहिए और यही हम सब अपने तौर पे इस मिशन लेके चल रहे हैं और विजन भी हमारा यही है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब साथ मिलके अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को पूरा ताला करेंगे। बस मेरा यही है। और अब फैजान आप भी आई थिंक नारा लगाइए। कुछ ज्यादा मैं तो कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना चाहूंगा, प्यार मोहब्बत की बात हो गई इसके आगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, उसको खूबसूरती से जिएं और अपना गोल रखें अपने सामने कि आप कर सकते हैं। जिस तरह बात हुई है कि नेगेटिविटी की, तो नेगेटिविटी तो निकालनी ही है हमने साथ साथ, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को अपने दायरे में शामिल करना है जो पॉजिटिव एनर्जी भर दें आपके आपके अपने अंदर भी। लाइक इस सेशन में हसीना आपा ने हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर दी है और वो इस तरह से माशाल्लाह चल रही है कि हमें बहुत मजा आ रहा है थ्रू आउट दिस कोर्स ऑफ जर्नी, कि हम चाह रहे हैं इस सेशन को लंबा ही करते चले जाएं। तो इस तरह के लोग होना बहुत जरूरी है आपके सर्कल में, जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन ना करें, आपके एक्साइटमेंट को। और पॉजिटिव सोच से एनर्जी बढ़ती जाती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है, तो वो जरूरी है बहुत आज के दौर में। आई थिंक कि दोस्तों की इस माशाल्लाह उन्होंने अपने दोस्तों का सर्कल मेंटेन रखा हुआ है, और हमारे अपनी जिंदगियों में ये हो गया है कि हमें हफ्तों गुजर जाते हैं अपने करीबी दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के दौर में इतना दूर होते चले जा रहे हैं अपने रिश्तों से कि हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। कितनी बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मेरे कॉलेज के जमाने के दोस्त, यूनिवर्सिटी के जमाने के दोस्त, टीवी के जमाने के दोस्त, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाया है उसके दोस्त, अब आप अंदाजा लगाइए कितने दोस्त होंगे। माशाल्लाह सारे दोस्त अभी तक हैं और हम लोग मिलते हैं। और यही खूबसूरती जिंदगी की, जो हम सब लोग को लेके चलना चाहिए और करते इसी तरीके से। यही खुशियां हैं आपकी। बिल्कुल। मरियम फैसल अमीन कह रही है, सो ट्रू आपा। थैंक यू। फसीउल्लाह कह रहे हैं, वेरी वेल सेड फैजान। और फिर वो कह रहे हैं, अरे बीवी बच्चे टाइम नहीं देते दोस्तों के लिए। बीवी बच्चे क्या पकड़े रहते हैं बेचारे। हाँ, वो खुश होने के लिए जरूरी तो नहीं है कि बीवी बच्चे पकड़े रहे, खुश हो उनके साथ ही खुश हो जाए। जी, उनकी भी दोस्ती करा दें आप, दोस्तों की बीवियों से। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी बीवियों से दोस्ती होगी। और फिर वो कह रहे हैं, क्रिकेट, ऑफिस एंड यूनिवर्सिटी के दोस्त ही इतने हैं। बिल्कुल, अच्छा।
اصل میں وہی والی چیز ہے کہ ہماری پرائیورٹیز ہمیں کرنا ضروری ہو گئی ہے, لیکن آئی تھنک کہ جو دوستی آپ کی 7 ایئرس سے زیادہ چلتی ہے وہ کافی لمبے عرصے تک چلتی ہے, آپ کی بانڈنگ بڑی اچھی جیل ہو جاتی ہے, اور میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ہمیں واپس آنا چاہیے اسی دوستی کی طرف, اور لوگوں بالکل سے بات کر. مستی کی طرح. اب آپ بتائیے اس ایج میں جب ہم لوگ دوستوں سے ملتے ہیں پرانے تو وہ پاگل پنے کی باتیں کرتے ہیں, کوئی اور دیکھے تو کہے پاگل لوگ ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل. I think that's it from today. Thank you so much, Hasina Appa, for sharing your thoughts, giving us time. Inshallah, next time around, آپ کی زندگی کے مختلف دور پہ پھر بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خوش رہو, خوش رہو.